नमस्कार। ज्ञान वेब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बसंत बाग 2 जो कक्षा 7 के लिए, और आज हमारा अध्याय है नंबर 3। अध्याय का शीर्षक है हिमालय की बेटियां, और इसके जो लेखक है उनका नाम है नागार्जुन। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय करते हैं और उसके बाद में उसके द्वारा लिखी ये कविता हिमालय की बेटियां पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो नागार्जुन का जन्म होता है 1911 ईस्वी के अंदर, ठीक है। फिर इनका बचपन का नाम वेदनाथ मिश्र था, और बाद में ये नागार्जुन और मैथिली के नाम से कई प्रकार की कविता लिखा करते थे। पिता का नाम है गोकुल मिश्र और माता का नाम है उमा देवी। फिर हम इनकी शिक्षा देखें तो प्रारंभिक शिक्षा तो ये अपने जहाँ जन्म स्थान है वहीं से लेते हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ने के लिए ये काशी मतलब बनारस जाते हैं और वहीं से ही संस्कृत संबंधी शिक्षा को पूर्ण करते हैं। फिर उनकी रचना में देखें, रचना इनकी कविता, निबंध, बाल साहित्य, उपन्यास कई प्रकार के लिखे हुए हैं। सबसे पहले कविता देखते हैं। तो कविता में युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, ये इनकी मुख्य कविता है। और उपन्यासों में देखें तो उपन्यासों में दुख मोचन, कुंभी पार, ये इनके उपन्यास है। और इनका हम निधन देखें तो 1991 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। तो ये तो था संक्षेप नागार्जुन जी का जीवन परिचय। अब हम इसे का लिखा हुआ एक पाठ है जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां, वो पढ़ते हैं। अभी तक मैंने इन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। ये लेखक हैं, वो नदियों के बारे में बातें कर रहे हैं कि मैंने अभी नदियों को दूर से ही देखा था, तो वो मुझे बड़ी गंभीर, शांत और अपना आप में खोई मतलब अपने आप में ही रहती थी। संभ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रात का मतलब सुशील जो महिला होती है उसको संबोधन करते हैं, तो उस महिला की भांति वो हमें दिखती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। लेखक अनुभव कर रहा है कि जब भी मैं कोई नदी में डुबकी लगाता तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे नानी, मौसी, मामी की गोद में ही सोया हुआ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अब लेखक कहता है कि मैंने एक बार हिमालय की चढ़ाई की तो हिमालय से जो नदियां निकल रही है उनकी रंग ढंग कुछ और ही था, अलग ही था। मैं हैरान था, मतलब जो नदियां मैदान के अंदर गंभीर शांत स्वभाव के साथ चल रही थी, वही नदियां या हिमालय की चोटी से जब निकलती है तो उनका रूप अलग आता है। ये देखकर लेखक कहते हैं कि मैं बड़ा ही हैरान था। देखो किस प्रकार ये अपना क्रियाकलाप करती है। जब हिमालय से निकलती है तब दुबली पतली गंगा, वहीं यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। लेकिन सोच रहा है कि मैं जब हिमालय की चोटी पर पहुंचा तो हिमालय से ये नदियां निकल रही है जैसे गंगा, यमुना, सतलज नदी, तो जब हिमालय से निकलती है तो बिल्कुल पतली धारा में ये बहती है, और जब मैदानों में जाती है तो अपना विशाल रूप कैसे धारण कर लेती है। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भावभंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। कहते हैं जब ये निकलती है तो छोटे बच्चे नटखट, जो छोटे बच्चे होते हैं उस प्रकार ये वहां से उछलती कूदती हंसती भी निकलती है। लेकिन जब मैदानों में पहुंचती है तो इनका ये जो उल्लास है वो कहाँ चला जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ तो किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों को बाल लीला देखकर होता है। लेखक कहता है मैंने कभी छोटी बच्ची को या कोई कली को देखा है, उनका जो क्रियाकलाप है उनको देखा है, उनको देखकर मुझे इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना इस हिमालय की बेटियों को देखकर होता है। यहाँ मानवीकरण किया गया है। हिमालय वो पिता बोले गए और हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनको हिमालय की बेटियां बोला गया है। और ये नदियां सारी समुद्र में जाकर मिलती है, इसलिए हिमालय का समुद्र को दामाद बताया गया। ठीक है, तो ये लेखक मानकर के कान बता रहा है। तो हिमालय की जो बेटियां बता रहे हैं कि बेटियां जब पिता की गोद से बाहर आती है, मतलब वहां से निकलती है,
तब वो नटखट बच्चे की भांति हंसती खेलती कटखलियां करती निकलती है, लेकिन वो जैसे ही मैदानों में पहुंच जाती है, समतल मैदान में, तो शांत गंभीर हो जाती है। तो लेखक कहता है कि ये सारी स्थिति देखकर, ये प्रक्रिया देखकर मैं बड़ा ही हैरान होता हूँ। कहाँ ये भागी जा रही है, मतलब जो नदियां हैं वो रास्ता बना हुई आगे बढ़ती जा रही है, तो कहाँ जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिससे उसे बेचैन कर रखा है, और कौन से लक्ष्य वो प्राप्त करना चाहती है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर उनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा। अब मैंने आपको बताया कि जो विराट पिता किसको कहा है, हिमालय को। तो कहते हैं कि अपने विराट महान पिता है हिमालय, उसका प्रेम पाकर भी ये तृप्त नहीं हुई है, तो ये आगे जो बढ़ती जा रही है, तो कौन इसकी प्यास बुझाएगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंगूर अधिकताएं, शरबत उपकाएं, जैसा उनका लीला निकेतन, निकेतन का मतलब घर, लीला मतलब हरा क्षेत्र। कहते हैं ये हरे क्षेत्र में कहाँ कहाँ गुजरती है, मतलब ऊपर की जो घाटियां हैं वहाँ, और हरी हरी जो घाटियां हैं वहाँ गुजरती है, और ये पर्वत का ऊपर का जो भाग होता है, शिखर होता है, वहां से ये अपनी लीलाएं करती हुई गुजरती है, या अपने घर के अंदर वो खेलती है। खेलते खेलते जब ये सारा दूर निकल जाती है, तो जैसे अपने घर से खेलते खेलते दूर चल जाती है, कहने का तात्पर्य वो हिमालय से निकलकर जब धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, तो वो कहाँ कहाँ पहुँचती है, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केले के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीतते बातें याद करने का मौका मिल जाता है। लेकर कहते हैं कि वो अपने पिता की गोद से निकलकर, कहने का तात्पर्य वो हिमालय से निकलकर आगे इन जंगलों में पहुंच जाती है, जैसे देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केला, इन जंगलों में आकर जो उनका बीता हुआ बातें हैं या बीता हुआ दिन है, उनको वो याद करती है। और कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। तो ये हिमालय की बात कह रही, तो ये बेटियां जब दूर चली जाती है, तो पिता को उनकी याद आती है, तो याद में कहते हैं वो कितना परेशान होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उसके पास और कुछ नहीं है। ये हिमालय के लिए कहा गया है कि अगर हम विराट हिमालय से उत्तर में जाकर पूछे, तो वो विराट केवल मौन ही रखता है, अपनी बेटियों के बारे में कुछ नहीं बता पाता है, या जो उनकी बेचैनी है वो व्यक्त नहीं करता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नाम ऐसे हैं जिसके सुनते ही, जैसे हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियों में से हम देखें तो दो के नाम यहाँ दिए गए हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, और बाकी जो इनकी नदियां हैं वो सहायक नदियां हैं, जैसे रावी, सतलज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कसिपा, गंगा, यमुना, सूर्या, गंडक, कोशी। ये हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियों की आंखों के सामने नाचती हुई नजर आती है। मुख्य रूप से दो नदियां बताई, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, और जो बाकी नदियों के नाम आए जैसे रावी, सतलज है, चनाब है, झेलम है, काबुल है, ये इनकी सहायक नदियां है। तो ये सभी हिमालय की क्या है, छोटी बड़ी बेटियां। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठी होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित हो जाती है। नदियों के अंदर जो जल आता है उसका स्पष्टीकरण करके बताया गया है कि हिमालय के अंदर जो बर्फ है वो पिघल कर बूंद बूंद के रूप में यहाँ आती है, और ये नदियां लेकर उनको समुद्र में मिला देती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। कहते हैं कि वो समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जो हिमालय का दामाद बना है। दामाद कैसे संबंध से हो गया है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनको क्या संबंध बताया, बेटियां बताया, हिमालय की बेटियां बताया। इसीलिए ये जाकर कहाँ मिलती है, समुद्र के अंदर। तो समुद्र हिमालय का क्या बन गया, दामाद, और समुद्र का हिमालय क्या बन गया, ससुर। तो ये संबंध हो गया कि कितना सौभाग्यशाली है समुद्र जो उनको हिमालय की दो सर्वश्रेष्ठ बेटियां जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र को उनके गई है या उनको सौंपी गई है। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंगे धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो,
लेकिन मुझे एक ऐसा लुभावना प्रतीक हुआ है इस रूप में हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद करने में कुछ भी झिझक नहीं होती। ये संबंध के बारे में बताया है, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। हिमालय है वो दामाद ससुर है और जो समुद्र है वो दामाद है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सारी कहाँ आकर मिलती है, समुद्र के अंदर। इसलिए इनका मानवीकरण के कारण इनका संबंध बता दिया गया है। कालिदास के वीर यज्ञ में उनके मेघदूत ने कहा था कि वस्त्र बेटी मतलब बेटवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी ये प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यहाँ भी नदियों को कई नामों से पुकारा है, जैसे बेटियां आया है, प्रियसी मतलब उसकी प्रेमिका आया है, माँ भी उनको नाम से पुकारा गया है। तो लेखक ने बेटियों को अलग अलग नामों से मानवीकरण के कारण उनको संबोधन किया है। ओके, जैसे बेटियां, प्रियसी और माँ। अचानक याद आ गई, सोचा कि शायद इस महाकवि को भी नदियों का से चेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियां और समतल मैदानों या आंगन बोल सकते हो, आंगन में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, उसे इसी नतीजे पर ही पहुंचेगा। लेकिन लेखक ने पहले ही बता दिया है कि जब ये नदियां अपने पिता की गोद से मतलब हिमालय से निकलती है तो उनका रूप अलग होता है, नटखट रूप नजर आता है। और जैसे ही ये नदियां समतल मैदान में पहुंच जाती है तो इनका रूप शांत और गंभीर हो जाता है। अबे आगे काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा गया है। मैंने आपको बताया नदियों को मानकर का 3 नाम दे दिए गए हैं, जिससे बेटियां, प्रियंसी और एक जो काका कालेकर है उनको नदियों को क्या बोला है, लोक माता। किंतु माता बनने से पहले ये हमें इन बेटियों के रूप में ले तो क्या हर्ज है, मतलब बेटियां भी पुकारा गया है। और थोड़ा आगे चले तो इन्हीं के अगर प्रियंसी भी भावना करें तो कैसा रहेगा, मतलब तीनों नाम ही इसमें जोड़ दिए गए। अब आपको एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि नदियों को लेखक ने क्या क्या मानवीकरण के तहत नाम दिए गए, तो बेटियां, प्रियंसी और लोक माता के नाम से पुकारा गया है। और ममता के धागे में बंदी होने के कारण इनको माता नाम दिया गया है, जिसे हमें उनके नाम के साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवि ने नदियों को दिया गया और बहन का स्थान भी कई कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी एक ऐसी भावना हुई जो तिब्बत की बात है, मन उठ गया। मतलब लेखक कहता है कि एक बार मैं तिब्बत में था, तब मेरा मन है वो काफी उदास हो गया था, तबीयत ढीली थी, मतलब तबीयत भी कुछ खराब थी, मतलब ऐसा थे। और सतलज के किनारे जाकर बैठ गए। लेखक को एक बार तिब्बत के रह रहे थे, उस समय कुछ बेचैनी सी या शरीर में ऐसा अनुभव हुआ जैसे वो स्वस्थ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, नदी है वहाँ की जिसका नाम है सतलज, उनके किनारे जाकर बैठ जाते हैं। तो और एक दोपहर का समय था, पैर लटका लिए पानी में, थोड़ी ही देर में इस प्रगतिशील जल के असर डाला। और लेखक ने वहाँ दोपहर का समय था तो अपने पैरों को नदी के अंदर, नदी के जल के अंदर डालकर बैठ गया है। और नदी के जल में डालने पर नदी ने अपने पर्वत हरा से असर दिखाया है और तन और मन ताजा हो गया और मैं लगा गुनगुनाने। लेखक कहता है कि जैसे ही मैंने नदी के अंदर अपने पैरों को रखा शीतल जल के अंदर, तो मेरी जो तबीयत ऐसा था, अच्छा नहीं हो रहा था, उदासी थी, वो सारी गायब हो गई, मन ताजा हो गया और तन वो भी अच्छा, मतलब शरीर भी अच्छा लगने लगा। और वो इसको बेन के रूप में मानकर ये गाना गुनगुनाता है। किसके बारे में, सतलज नदी के बारे में। गाना क्या है, देखो, जे हो सतलज बहन तुम्हारी, अपनी जो नदी है उसके बारे में कहा गया है। बेन मानकर कहते हैं कि जे हो बेन सतलज तुम्हारी, तो मैं तुम्हारी जय जयकार करता हूँ। लीला अचरज बहन तुम्हारी, देखो तुम्हारी लीला बड़ी आश्चर्यचकित है। मैं कितना अपने आप को ये सब महसूस कर रहा था, उदासी थी, जैसे ही तेरे शीतल जल के अंदर मैंने पैर डाले तो अपने आप को तरोताजा महसूस किया। इसलिए लेकर कहते हैं कि तेरी लीला है वो बड़ी अचरज वाली है। वह मुदित मन हटा कुमारी, और मेरा मन जो अच्छा नहीं था, जैसे ही मैंने नदी के जल में डाला तो मेरा मन अच्छा हो गया, कुमारी से भर गया। जाऊं मैं तुम पर बलियारी, और इस स्थिति को देखकर या इसको देखकर मैं तुम पर बार बार बलियारी जाने का मन करता है। तुम बेटी, ये बात हिमालय, ये संबंध बताया है कि तुम बेटी हो और तुम्हारे पिता कौन है, हिमालय है। प्रकृति नदी के चित्र तट पर है और तू इस प्रकृति के अंदर जो तेरी छटा बिखेर रही हो वो अनोखी है, एक अलग ही है। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, और तूने
में जो पिता की यहाँ आकर छाप छोड़ी है, मतलब अद्भुत है, अनोखी है। जे वो सतलज बेन तुम्हारी, कि मैं तुम्हारी बार बार सतलज बेन जय जयकार करना चाहता हूँ। तो लेखक बेन के रूप में ये गाना गुनगुना रहा है। तो यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है हिमालय की बेटियों का। तो इसमें हमने जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनका मानवीकरण करके संबंध बताया गया है। हिमालय को पिता और जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनको बेटियां माना गया है। और जितनी भी छोटी बड़ी हिमालय से नदियां निकलती है, मुख्य रूप से आपको सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया है। और वो आकर कहाँ मिल जाती है? समुद्र के अंदर। इसलिए समुद्र का संबंध दामाद के रूप में बताया गया है। और बेटियों नदियों को कई नाम भी दे दिए गए हैं, जैसे बेटियां दिया गया है, प्रियंसी दिया गया है, बहन भी माना गया है। और जो काका केलकर है उसने नदियों को लोक माता भी माना गया है। और लेखक ये लास्ट में बताता है अपनी बात किस प्रकार उदास था। और जैसे ही वो सतलज नदी के पानी के अंदर पैर रखकर बैठता है तो उसका मन जो उदास था वो तरोताजा हो जाता है। और उसी के संबंध में बहन के रूप में सतलज नदी पर कुछ पंक्तियां गाता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें और किन नामों से देखा है? कहते हैं कि माँ को नदियां, जैसे गंगा माँ हम बोलते हैं, इस प्रकार बहुत पुरानी परंपरा है नदियों की। लेकिन जो हमारे लेखक हैं जिसका नाम है नागार्जुन, उन्होंने नदियों को और क्या नाम दिए गए हैं? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि लोक माता तो पुराने जमाने चली आ रही है, जैसे हम गंगा माँ बोलते हैं, तो इनके लेखक ने उनको बहन, बेटियां और प्रियंसी नाम दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है? तो हिमालय से निकलने वाली दो बड़ी नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और बाकी जो हिमालय से छोटी नदियां हैं जैसे राव है, सतलज है, चिनाब है, वो सारी इनकी सहायक नदियां हैं और ये समुद्र में आकर मिल जाती है। इसलिए लेखक मानवीकरण करते हुए समुद्र को हिमालय का दामाद बताया है। अगला क्वेश्चन है आपका, काका गालकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? क्योंकि उसकी ममता को देखकर, नदी की जो स्थिति है ममता भरी, उसको देखकर जो यहाँ एक लेखक का नाम आया है काका गालकर, उसने नदियों को लोकमाता कहा गया है। इसमें एक क्वेश्चन और है आपका, तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो ये हम पाठ में अभी देखा, हिमालय के अंदर जब लेखक ऊपर चोटी पर जाते हैं तो नदियों की स्थिति और होती है, और जब वो समतल मैदान पर आ जाती है तो उसकी स्थिति बदल जाती है। इसका लेखक ने बताया है कि जब हिमालय से निकलती है तो एक छोटे नटखट बच्चे की प्रकार खेलती हंसती कूदती वहां से निकलती है। और धारा भी बिल्कुल बारीक, मतलब पतली होती है, और जैसे ही वो मैदान में आती है तो विशाल रूप धारण कर लेती है और शांत और गंभीर हो जाती है। तो ये तो था आपके पार्ट नंबर 3 हिमालय की बेटियां, जिसने आज को हमने कंप्लीट किया, साथ में प्रश्न उत्तर भी। तो आज के लिए इतना ही।